गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल इन सीए इंटर कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त सीए अमित कुमार। बच्चे, आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट लेबर कोस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीज आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चे, आईसीआई का स्टैंडर्ड और क्लास बढ़ती जा रही है। आईसीआई अपने एग्जाम, आरटीपीज, एमटीपीज में जिस तरह के क्वेश्चन आजकल हमें दे रहा है, आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में वो हमसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर आपने मई 2020 का मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर अगर देखा है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चंस इस बार दिए हुए हैं वो क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है बच्चे, वो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। और आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आने वाले टाइम में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस देख के थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो बच्चे, आज की क्लास में आप अटेंटिव रहिएगा। मैं 3 या 4 जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट और आप अच्छे से इन्हें नोट कीजिएगा। बिकॉज मैंने इनका सॉल्यूशन आपको अपने नोट्स में नहीं दिया हुआ, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत आने वाली है, बाद में हो सकता है मे बी आप किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पहले पेंडिंग करवा दिया था जब लास्ट क्लास में। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा हमारे लिए। देखिए बच्चे, क्या है, योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपीरियंसिंग ए हाई लेबर टर्नओवर इन रिसेंट ईयर्स एंड द मैनेजमेंट वुड लाइक टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑन द लॉस सफर्ड बाय द कंपनी ड्यू टू सच लेबर टर्नओवर। फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फॉर योर कंसिडरेशन। कुछ हमें डाटा दिया गया है बच्चे और बताया गया है कि ड्यू टू लेबर टर्नओवर आपकी कंपनी कुछ लॉसेस फेस कर रही है। तो ठीक है, देखते हैं। कहते हैं जी सेल्स 600 लाख, डायरेक्ट पेमेंट कुछ डाटा दिया हुआ है, चलो ठीक है। उसके बाद कहता है द डायरेक्ट मैन आर इंक्लूड 9 मैन आवर्स। कहते हैं जी ये जो 4,80,000 मैन आवर्स आपको दिए हुए हैं, इसमें 9,000 मैन आवर्स स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, ओनली 50% ऑफ विच आर प्रोडक्टिव। 50% क्या है बच्चे, इनमें से प्रोडक्टिव है। Further, during the year 12,000 man hours of potential work could not be availed। काम ही नहीं करवा सके सर, और बिकॉज ऑफ डिलेड रिप्लेसमेंट, बिकॉज हमारे पास वर्कर ही नहीं थे। एक बात बताइए बच्चे, अगर वर्कर नहीं थे तो क्या हमने उनसे काम करवाया होगा? क्या वो आइडल होंगे? आइडल भी नहीं होंगे बच्चे, बिकॉज क्या है, डिलेड रिप्लेसमेंट है। जब हमारे पास वर्कर ही नहीं है बच्चे, तो क्या हमने काम करवाया होगा? नहीं। हमारे पास वर्कर होते तो हम काम करवाते, प्रोडक्शन होता, सेल्स होती, प्रॉफिट आता। लेकिन क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट ने हमें जितने रिक्वायर्ड वर्कर्स थे उतने ही रिक्रूट करके नहीं दिए, तो बच्चे अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हमारा जो प्रोडक्शन उसका लॉस हो गया। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट अमाउंटेड टू ₹1 लाख। सेपरेशन और रिप्लेसमेंट के कारण आपका 1 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। कोई बात नहीं सर। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डाटा प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल प्रॉफिट with the profit which would have been realized had there been no labor cost, labor turnover। अगर कहता है जी अगर कोई लेबर टर्नओवर नहीं होती तो आपकी कॉस्ट क्या होती, और फिलहाल एट द प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट इज योर लेबर कॉस्ट, ये आप हमें कैलकुलेट करके बता दीजिए। बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आता है तो मैं मानूंगा कि इसकी वेटेज 6 to 8 मार्क्स की बिल्कुल रहेगी। ये 5 मार्क्स से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। बाकी देखो आईसीआई का कुछ नहीं पता, हो सकता है वो 5 मार्क्स में भी दे दे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बच्चे, मैं पहले क्लियर कर दूं, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हमें इसे सोल्व करने की अप्रोच पता होनी चाहिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे उस टाइम हमारे पास R&D करने का इतना टाइम नहीं होता। उस टाइम तो बच्चे हमें क्वेश्चन दिखता है और हमें अपना लॉजिकल माइंड अप्लाई करना होता है और जल्दी से जल्दी ये सोचना होता है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। और ये सब कब पॉसिबल होगा बच्चे? जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप अपने हाथ से सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन सिचुएशन में हम किस तरह से एक्शंस लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए। इसने कहा कि प्रेजेंट सिनेरियो, और अगर ये लेबर टर्नओवर ना होता तो जो सेल्स का हमें लॉस हुआ है वो भी ना होता, तो हमें हमारा प्रॉफिट क्या होता। मतलब इसने 2 सिनेरियो पूछे बच्चे आपसे, आज का और अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो क्या होता। तो बिल्कुल आसान है बच्चे, क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे बताइए, मैं कुछ वर्किंग यहीं पे कर लेता हूं, ठीक है। क्या कहना चाहता है? ये कहता है जी सेल्स थी हमारी 600 लाख। मैंने कहा ओके, मैं यहाँ लिख लूं। मैंने कहा सर सेल्स आपकी कितनी है? 600 लाख है। ओके। कहता है जी डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया? 150।
कोस्ट है, हाँ जी। डायरेक्ट लेबर कितनी है, 48 लाख कोस्ट है, हाँ जी बिल्कुल है। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं बच्चे, 60 लाख कोस्ट है, बिल्कुल है सर। फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 80 लाख कोस्ट है, हाँ जी। तो आज की डेट में आपका प्रॉफिट कितना है पहले तो वो बता दो। तो बच्चे आज की डेट में प्रॉफिट है 600 माइनस 150 माइनस 48 माइनस 60 माइनस 80, 262। कुछ रह गया क्या या मैं छोड़ गया कुछ? हाँ ये एक और था बच्चे, 1 लाख की कॉस्ट और भी लगी ना, प्रेजेंट सिनेरियो की बात हो रही है, मैं कहाँ लिखूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपका 261 प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात है बच्चे आज की, एक्चुअल बात है कि हुआ क्या है। हुआ क्या है बच्चे, आपकी सेल्स हुई है इतनी, ये आपके एक्सपेंसेस हुए हैं और ये आपकी लेबर सेपरेशन कॉस्ट कुछ इनकर आपने की है 261 लाख आपका करंट प्रॉफिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है आपका बच्चे, ये आप अचीव कर चुके हो। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या चाहते हैं, क्वेश्चन आपसे चाहते हैं जी हमें ये बताइए कि अगर ये लेबर टर्नओवर ना होती तो क्या होता। तो बच्चे मैं वर्किंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे आपको। तो सेल्स कितनी होती, मैंने कहा सर ऐसे कैसे बताइए सेल्स कितनी होती, लेकिन मेरे को ये पता चल रहा है कि देखो 9000 मैन आवर्स की तो बात यहाँ पे हो रही थी और 12000 मैन आवर्स की बात यहाँ पे हो रही थी। इस 9000 में कहते हैं जी 50% प्रोडक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि 9000 का 50%, इसका मतलब 4500 तो मेरी एक वर्कर लॉस हुआ है, एक मैन आवर्स का। मतलब मैं 9 आवर्स में से, क्योंकि लेबर टर्न हुई, ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट मुझे करवानी पड़ी, इसलिए मुझे 50% ही एफिशिएंसी मिल पाई है। तो इट मीन कि जो 9 आवर्स मैंने उन एम्प्लॉयज पर लगाए, जो ट्रेनिंग में उनको दे रहा था, जो नए रिक्रूट्स आए थे उनको मैं वर्कशॉप्स दे रहा था, तो बच्चे 9 आवर्स में कहते हैं जी उन्होंने इतना ही काम किया कि वो आधा ही काम किया, समझ लो उन्होंने हाफ ही काम किया बच्चे। अगर उन्होंने हाफ काम किया है बच्चे तो उसका मतलब क्या, हमारे 4500 मैन आवर्स लॉस्ट हुए, तो हमें कॉस्ट, हमारी कॉस्ट आ गई कंपनी की, बिल्कुल सर। उसके बाद कहते हैं जी 12000 मैन आवर्स ऑफ पोटेंशियल वर्क कुड नॉट बी अवेल्ड, 12000 से हमने काम ही नहीं करवाया। अब एक चीज देखिए बच्चे, इन 9000 को हमने पेमेंट दी थी, इन 4500 को भी दी थी, क्यों, हमने रिक्रूट कर चुके बच्चे उनको। लेकिन ये 12 आवर्स की क्या है, हमने रिक्रूट ही नहीं किया सर। अगर हम रिक्रूट करते तो 12 आवर्स और ज्यादा काम होता, 12 आवर्स मतलब और ज्यादा प्रोडक्शन होता। तो इसका मतलब टोटल हमारा कितना वर्क लॉस हुआ है, 16,500 मैन आवर्स का लॉस हुआ है हमें। आप इस चीज को समझिए, क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं जी 9000 मैन आवर्स स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट। अगर ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी बच्चे, क्योंकि हमारा एम्प्लॉय हमें छोड़ के चला गया, आवर एम्प्लॉय लेफ्ट अस। सो इसीलिए कि हमें उनकी ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट करनी पड़ी है ना, उनकी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ी है। और हम किसी व्यक्ति को, हम किसी पर्सन को अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे, तो क्या वो अपनी 100% एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, नहीं। वो बच्चे आइडल भी रह जाते हैं, उसे कई बार मतलब ट्रेनिंग के टाइम मतलब उसकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती। आप अपने खुद के ऊपर लो यार, जब आप फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस गए थे तो क्या आप पूरा का पूरा दिन काम करते थे, नहीं ना। आप जब फर्स्ट डे बच्चे ऑफिस गए थे अपने, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको लगा होगा कि मैं पहले यहां पर क्यों नहीं आया। आपको लगा होगा सीए की लाइफ इतनी अच्छी होती है। आपने जाके एचआर या अपने जो सीनियर है उससे पूछा होगा कि भैया कोई काम दे दो, मुझे कोई काम बता दो, क्योंकि उस टाइम आपके अंदर जोश होता है। आप सोचते हो कि मैं पूरा का पूरा आज ही काम करके जाऊंगा ऑफिस का, मैं 2-3 लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट आज ही निपटा के जाऊंगा। तो आप पूछते हो भैया कोई काम मुझे दे दो, भैया कहते हैं अरे नहीं छोटू रेस्ट कर। अब अपने सीनियर से इस तरह का आपका आंसर मिलेगा, वो आप कहोगे यार सीनियर तो देवता है मेरा, और बाद में उस देवता के सींग निकलने लग जाते हैं बच्चे। एक हफ्ते बाद ही जब वो आपको काम पे लगाना शुरू करते हैं तो आप देखते हो कि इस देवता के तो सींग भी निकल गए हैं। तो बच्चे इसी तरह से जब हम कोई नया रिक्रूट लेते हैं तो हमें उसकी ट्रेनिंग और रिप्लेसमेंट पे जो टाइम स्पेंड करते हैं वो 100% प्रोडक्टिव नहीं होता। अब इसने बताया कि उसमें से कितना प्रोडक्टिव है, 50% प्रोडक्टिव है। तो इसका मतलब बच्चे हमारे 4500 आवर्स तो लॉस यहाँ पर हो गए। प्लस में कह रहे हैं जी कि 12 आवर्स हम अवेल नहीं कर पाए पोटेंशियल वर्क के, बिकॉज एचआर डिपार्टमेंट ने हमें एम्प्लॉयज ही नहीं दिए। डिलेड रिप्लेसमेंट का मतलब क्या बच्चे, आपके ऑफिस में एक सीए की रिक्वायरमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट आपको सीए ही नहीं दिया,
तो एक बात बताइए, क्या उसकी सैलरी की कॉस्ट आपको लगेगी? क्या आपकी फर्म को सैलरी की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी? नहीं ना। अगर एचआर डिपार्टमेंट आपको सीए दे देता है और आपने उसको खाली बैठा रखा है क्योंकि आपके पास काम नहीं है, दैट इज ए कॉस्ट, बट आपने रिक्रूट ही नहीं किया सर। डिलेड रिप्लेसमेंट मतलब हमारे पास बंदा ही नहीं है, तो 12 मैन आवर्स तक हमारे पास कोई बंदा नहीं है, इसलिए हमारी कोई कॉस्ट नहीं है बच्चे। ये बात आपको समझने वाली है, आपको समझनी पड़ेगी। तो टोटल हमें कितना लॉस हुआ सर? हमें लॉस हुआ 16,500 आवर्स का। कोई बात नहीं सर। तो एक बात बताइए मुझे, इफेक्टिव आवर्स फिर मेरे थे कितने? ये कहता है सर 4,80,000 मैन आवर्स हमारे थे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब इसमें से 9,000 द डायरेक्ट मैन आवर्स इंक्लूड, कहता है जी 9,000 आवर्स इंक्लूड है स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट, और कहता है ओनली 50% प्रोडक्टिव है। तो मैं क्या 9,000 इसमें से घटा दूं? क्योंकि 4,80,000 जो मेरे मैन आवर्स है वो तो टोटल है ना, तो इसका मतलब ये 9,000 भी इसमें इंक्लूड है। 9,000 क्यों घटा दूंगा बच्चे? मैं लेस 4,500 करूंगा। क्यों 4,500 करूंगा? क्योंकि 9,000 आवर्स में 4,500 आवर्स जितना काम तो हुआ है ना, तो जितना काम हुआ उसको हम क्यों घटा देंगे यार? भाई आप आर्टिकल हो, आप पूरा दिन नहीं हाफ डे तो काम करते हो ना, तो आपको हाफ डे का तो आपकी प्रोडक्टिविटी मानी जाएगी। ऐसे थोड़ी ना कहेंगे यार ये तो आर्टिकल है, किसी काम का नहीं, साइड में करो, ऐसा तो नहीं है ना। ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग पर भी जो एम्प्लॉइज हैं वो 50% अपनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, 50% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे सर कि एक एम्प्लॉय जिसने पूरे दिन काम किया है वो 50% है एक एफिशिएंट एम्प्लॉय के। तो इसका मतलब जो 9,000 आवर्स जो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग पर थे आपके, उन्होंने काम किया, वो इक्वल किसके बच्चे? 4,500 आवर्स के। इसका मतलब हमने जितना लॉस किया, हमने 4,500 लॉस किया ना, वो मैं इसमें से घटा दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? 4,75,500 आवर्स। ये आपके प्रोडक्टिव आवर्स आ गए बच्चे। इतने घंटे आपके एम्प्लॉइज ने इफेक्टिवली काम किया है। क्या मैं ये 12,000 यहां से घटाऊंगा? क्या लेस करूंगा? नहीं, ये लेस नहीं करूंगा। वाई? क्यों नहीं लेस करूंगा मैं? क्योंकि बच्चे ये तो हमने रिक्रूट ही नहीं किए। अगर रिक्रूट नहीं किए तो क्या इसमें इंक्लूड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इट मीन कि हमने जो ये 48 लाख कॉस्ट बियर की है, ये 4,75,500 मैन आवर्स के लिए बियर की है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम कहते हैं कि यार इसने लॉस कितना कर दिया हमें। अब क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट की गलती है, हमारे लॉस हुआ कितना बच्चे? इतना। तो हम कहते हैं कि जो ये लेबर टर्नओवर है उसकी वजह से कितना लॉस हुआ। मैंने कहा सेल्स पे आ जाओ बच्चे। मेरी सेल्स कितनी थी? मेरी सेल्स थी 600 लाख थी ना। और कितने घंटे, कितने आवर्स एम्प्लॉइज ने काम किया है? एम्प्लॉइज ने काम किया बच्चे 4,75,500। वो इतना काम किया। ओके, तो इसका मतलब अगर 16,500 आवर्स और काम होता तो आपकी कितनी एक्स्ट्रा सेल होती? मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? मैं बात कर रहा हूं लॉस ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूं। तो कितनी लॉस हो गया आपको? आपने 600 लाख की सेल की बच्चे, कितने 600 लाख की आपकी सेल्स थी, कितने मैन आवर्स पर? 4,75,500। तो आपकी 16,500 मैन आवर्स पे और कितनी एडिशनल सेल हो जाती? आपकी सेल हो जाती सर 20.82 लाख। आपकी इतनी एडिशनल सेल्स हो जाती सर। कहते हो अच्छा, हाँ जी बिल्कुल सर। तो मैं एक बार इस फिगर को कहीं लिख लेता हूं बच्चे, क्योंकि मुझे नए पेज पे जाना होगा। मैंने लिख लिया 20.82 एडिशनल सेल्स आ गई है सर। ये नोट करते चलना, वर्किंग नोट है ये हमारे, साथ के साथ नोट करते चलना। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है ये? उसके बाद कहता है देखो, अगर हम नए रिक्रूट्स लेंगे तो क्या हमारी कॉस्ट भी नहीं इंक्रीज होगी? बिल्कुल सर होगी। मेरी 48 लाख कॉस्ट थी कितने आवर्स के लिए? 4,80,000 के लिए। अगर मैं लेबर कॉस्ट की बात करूं तो बच्चे मेरी 48 लाख कॉस्ट थी कितने आवर्स के लिए थी बच्चे? ये थी 4,80,000 आवर्स के लिए। तो जब मैं एडिशनल एम्प्लॉयज उठा के ले आऊंगा कहीं से, एडिशनल ये 12,000 आवर वर्क करवाऊंगा, तो मुझे कितना टाइम, अब कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी बच्चे? 4,80,000 आवर्स के लिए तो आप बियर कर ही रहे हो। ये 4,80,000 क्यों बच्चे? क्योंकि आप अनप्रोडक्टिव को भी, जो 4,500 अनप्रोडक्टिव है, इसके लिए भी आप पेमेंट कर रहे हो। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में यहां पर लेस करके दिखाया कि प्रोडक्टिव तो हमारे इतने ही है और पेमेंट हम कर रहे हैं पूरे 4,80,000 आवर्स की।
ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहता है बच्चे कि आपकी लेबर कॉस्ट कितनी होगी। अगर मान लो ये टाइमली रिक्रूट हो जाते 12,000 मैन आवर्स, अगर HR डिपार्टमेंट आपको टाइमली रिक्रूट करके दे देता बच्चे, तो आपकी लेबर कॉस्ट क्या होती। तो लेबर कॉस्ट क्या होती बच्चे, 4,80,000 तो आपके पहले से ही है, प्लस 12,000 और हो जाते, 4,92,000 हो जाते। तो 448 लाख डिवाइड बाई 4,80,000 इंटू 4,92,000 कितनी आ जाएगी बच्चे, 49,20,000। ये कितना आ जाएगा, 4,92,000। तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 49.20 लाख। ये क्या आ गई बच्चे, आपकी रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट आ चुकी है। ओके, उसके बाद एक चीज और आती है बच्चे, वो भी देख लो। एक आपकी आती है वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस भी तो चेंज होंगे ना सर, जो ये डायरेक्ट मटेरियल है आपका, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, क्या ये चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे सर। कितने आपके एक्सपेंसेस है फिलहाल 150 और 60, तो 150 लाख और 60 लाख 210 लाख 210 लाख बच्चे आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है 600 लाख की सेल्स पर। अब आपकी रिवाइज सेल कितनी होगी, आपकी रिवाइज सेल होगी सर 620.82 लाख। अब ये कहां से आ गया, 600 लाख तो आपकी पहले से थी और ये आपकी सेल इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो रिवाइज सेल आपकी होगी 620 इंटू 82, तो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, 210 डिवाइड बाई 600 इंटू 620.82। आपके रिवाइज्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाएंगे सर 217.2829 लिख लो, चाहे कितना लिख लो यार, इसको 29 कर लेना, ठीक है। 217.29 ये क्या है बच्चे, ये आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट है बच्चे आपकी कितनी, फिक्स्ड कॉस्ट है सर आपकी दी हुई थी, अभी कहाँ गई हुई, ये रही 80 लाख रुपए। तो 80 लाख आपकी चेंज हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी तो चेंज हो जाएगी ना प्रोडक्शन लेवल के साथ। वेरी गुड। फिक्स कॉस्ट आपकी बच्चे सेम रहेगी एट ऑल प्रोडक्शन लेवल, एट ऑल सेल्स लेवल, ठीक है। मतलब फिक्स कॉस्ट होती है हमारी कैपेसिटी कॉस्ट, ये चेंज नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर है बच्चे, फिक्स कॉस्ट के ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे, सारा दिन फिक्स कॉस्ट की ही बातें करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये हमारी आ गई है रिवाइज कॉस्ट। तो एक बार मैं बात करता हूं अब कितनी कॉस्ट होगी हमारी। देखो अब हमारी रिवाइज सेल कितनी होगी, रिवाइज सेल हो जाएगी बच्चे हमारी इतनी, रिवाइज सेल्स कितनी, थोड़ा सा साइड में करके लिख लेते हैं, यहां लिख लेता हूं बच्चे, रिवाइज सेल बताओ, रिवाइज्ड सेल्स कितनी होगी। रिवाइज्ड सेल होगी सर 600 लाख की तो पहले ही हो रही थी और 20.82 लाख की और हो जाएगी। अगर हमारे पास वो 12,000 मैन आवर्स होते तो कितनी हो जाएगी, 620.82 लाख, ठीक है। अब आप लेस करोगे लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी है सर 49.2 लाख। उसके बाद आप लेस क्या करोगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने सर 217.29 लाख। उसके बाद आप लेस करोगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी सर 80 लाख। उसके बाद आप करोगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कर दूं लेस, नहीं, अगर रिप्लेसमेंट होगी नहीं बच्चे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का है की, तो 620.82 माइनस 49.2 माइनस 217.29 माइनस 80, तो ये आएगा बच्चे 274.33 लाख। ये आपका आ गया रिवाइज्ड प्रॉफिट, ये आपका रिवाइज्ड प्रॉफिट है। और आपका ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था, ओरिजिनल प्रॉफिट आया था बच्चे 261 का। इसका मतलब अगर आपकी अगर लेबर टर्नओवर ना होती ना बच्चे तो आपका प्रॉफिट कुछ ये होता, आपका प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट होके निकलता बच्चे, ये वाला। अगर आपकी लेबर टर्नओवर ना होती तो बच्चे आपका प्रॉफिट होता 274.33 और आपके एडिशनल आपको कितना प्रॉफिट होता 13.33। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि आपको कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो ये हुआ बच्चे लॉस ऑफ प्रॉफिट 13.33 लाख का। क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे एक तो हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ी, सेकंड हमारे 12,000 आवर्स HR डिपार्टमेंट ने हमने रिक्रूट ही करके नहीं दिए, हमारे ओल्ड एम्प्लॉइज हमें छोड़कर चले गए और नए एम्प्लॉइज HR डिपार्टमेंट ने रिक्रूट करके नहीं दिए, तो बच्चे लॉस हुआ उस वजह से हमें। और क्या रीजन था बच्चे, और रीजन था प्रोडक्टिविटी लॉस, जो 9,000 आवर्स एम्प्लॉइज ने वर्क किया
उनकी प्रोडक्टिव 50% ही थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्किंग देख लीजिएगा एक बार फिर से। ये आपकी ओरिजिनल वर्किंग है। अगर मैं इसको, चलो मैं एक बार इसको है ना प्रेजेंटेशन करके दिखा देता हूँ यार, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे बच्चे इस क्वेश्चन को? आप इस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप करोगे सेल्स। सेल्स कितनी? एक्चुअल इफ नो लेबर टर्नओवर। तो एक्चुअल सेल्स कितनी थी बच्चे? 600। और अगर लेबर टर्नओवर ना होती तो कितनी होती है? 620.82। उसके बाद आती है लेस लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी थी बच्चे आपकी? एक्चुअल थी 48 लाख और अगर रिवाइज्ड होती तो 49.20। उसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी बच्चे? 210 लैक्स। और यहां पर कितनी आएगी आपकी? नोट की थी क्या मैंने? नहीं की। रिवाइज्ड लेबर को वेरिएबल कॉस्ट थी 217.29। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी? 80 और यहां पर भी 80। और एक आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी थी बच्चे? 1 लाख। और यहां पर आपकी कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं होगी। तो ये आप टोटल कर लीजिएगा। ये कितना आएगा? 6 कितना था? 261 सॉरी। और ये आएगा 274.33। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चे? 13.33 लाख। ये नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से बनानी है। मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं बच्चे। फटाफट से आइएगा क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन 14 है बच्चे, ये आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन है बच्चे। ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आप सेल्फ करेंगे। मैंने करवा दिया है क्वेश्चन आपको ड्यूरिंग अपने जब क्लास स्टडी मेट कर रहे थे बच्चे, हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट, 320 वर्कर डिस्चार्ज, 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, 300 वर्कर वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्ट एंड रेस्ट वर रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद एक्सपेंशन प्लान। बच्चे सेल्फ करोगे। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपके साथ कर चुका हूं। जो हम कर चुके हैं बच्चे उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आफ्टर ऑल हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो कवर करने हैं ना बच्चे। क्वेश्चन 16, हाँ जी क्वेश्चन 16 एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आप पढ़िए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ए वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन ए वीक टाइम। ओके, द गारंटीड वीकली वेज पेमेंट इज 45 आवर्स ₹80। आपको 45 आवर्स के लिए ₹81 मिलता है। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स विच इज रेज्ड फर्दर बाय 20% अंडर द इंसेंटिव स्कीम। ओके, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर ऑफ वर्कर अंडर होल्जे एंड रोवन बोनस सिस्टम स्कीम। बच्चे क्वेश्चन आपका जो रटा रटा या फॉर्मूला बेस्ड होता है उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए क्या कहना चाहता है। कहता है एक वर्कर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस की है एक वीक के टाइम में और आपके वीकली आवर्स कितने हैं? 45 आवर्स। इट मींस इसने एक्चुअल प्रोडक्शन जो किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है बच्चे? इसका एक्चुअल प्रोडक्शन है इसका, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन था हमारा 15 था ना बच्चे, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है इसका? एक्चुअल प्रोडक्शन है 200 यूनिट्स। अब मुझे ये बताइए कि 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए था? इसने टाइम कितना लिया है? इसने टाइम लिया है सर 45 आवर्स। और क्योंकि मिनट्स की बातें चल रही थी तो मैं 45 इंटू 60 कर दूं तो इसने बच्चे 45 इंटू 60 इक्वल टू 2700 मिनट्स का टाइम लिया है बच्चे। इसने 2700 मिनट्स का टाइम लिया है इस पर्सन ने। क्या हुआ भाई?
तो ये बच्चे ये इसका एक्चुअल टाइम आ गया। अब मैं बात करूं कि स्टैंडर्ड कितना था। स्टैंडर्ड टाइम की बात करें बच्चे, तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए इसने क्या कहा था, स्टैंडर्ड टाइम के लिए इसने बोला था कि एक यूनिट को बनाने के लिए 15 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है, 15 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है, प्लस में 20% हम और भी एक्स्ट्रा दे देंगे अगर, क्योंकि ये बोनस स्कीम है। तो 20% अगर बोनस भी हम ऐड कर दें तो बच्चे 15 का 20% कितना होता है, 318 मिनट्स हम दे रहे हैं बच्चे एक यूनिट के लिए। 18 मिनट्स हम किसके लिए दे रहे हैं, फॉर 1 यूनिट। तो इट मीन अगर हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हमें कितना टाइम देना होगा, 18 इंटू 200, इट मीन्स हमें 3600 मिनट्स का टाइम हम देंगे 200 यूनिट्स के लिए। अगर मैं आवर्स की बात करूं तो 60 आवर्स का टाइम देंगे, 36/60 मैंने इस तरह से निकाला है, 60 आवर्स का टाइम देंगे बच्चे हम 200 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए। बस बच्चे इस क्वेश्चन में एक यही चीज थी जो आपको एनालाइज करनी थी, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके चेक करना था। ये चीज आपको वैसे नॉर्मली रेडीमेड मिलती है क्वेश्चन में, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीज रेडीमेड नहीं थी, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चे हम इसे पूछा होल्ज और रोवन, होल्ज और रोवन में क्या होता है, एक्चुअल टाइम, टाइम सेव। तो बच्चे 200 यूनिट्स, अब उसने कहा कि 45 आवर्स काम करना था एक वीक में, और बंदे ने 45 आवर्स ही काम किया है। तो आप कहोगे सर टाइम कहां से हुआ, अरे बच्चे हुआ अगर वो क्योंकि हमने उसको कितना टाइम दिया था 45 आवर्स में, हम कहते थे एक यूनिट बना। अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा और एनालिसिस अगर हम करें तो हमने कहा कि एक यूनिट के लिए हमें 18 मिनट्स दिए गए, सही बात है ना, एक यूनिट के लिए हमें कितना टाइम दिया गया, 18 मिनट्स। हमारे पास टोटल टाइम कितना था बच्चे, हमारे पास टोटल टाइम था 45 आवर्स। तो अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आया था, 45 इंटू 60, 2700 मिनट्स थे बच्चे। और एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं, तो इसका मतलब 27 डिवाइड बाई 18, हमारी तो 150 यूनिट्स ही बननी थी, और इस बंदे ने बनाई कितनी सर, 200 यूनिट्स। तो टाइम तो सेव किया ना बच्चे। तो हम ये नहीं कह सकते कि 45 आवर्स ही काम करना था, उसने 45 आवर्स ही काम किया, तो टाइम कहां से हुआ, टाइम सेव हुआ। आपको पता नहीं चला टाइम सेव हुआ, टाइम सेव कैसे हुआ, उसने 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए बच्चे आपके लिए। तो ठीक है सर, अब ये बताओ मुझे, अब इसने क्या कहा है, अब इसने ये कहा था, क्वेश्चन कहां गया अभी हमारा, क्वेश्चन हमारा, हाँ जी क्वेश्चन 15 था ना, ये रहा सर। देखो मैंने इस बार प्रिंट आउट नहीं लिया हुआ, मैं परेशान हो रहा हूं, तो आप लोग प्रिंट आउट जरूर ले लेना बच्चे। इसने क्या कहा है बच्चे, 16 था सर क्वेश्चन, 15 नहीं था, 16 था। कहते हैं जी आपको क्या करना है, होल्जे और रोवन में बताना है कि होल्जे और रोवन में इस पर्सन की कितनी इंसेंटिव होगा। मुझे तो क्वेश्चन आ नहीं रहा बच्चे, आप मेरी हेल्प कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा होल्जे, अगर बच्चे हमसे होल्जे का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या आपको होल्जे का फॉर्मूला पता है, होल्जे का फॉर्मूला क्या था बच्चे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। फॉर्मूले तो याद है ना बच्चे, लॉजिकल कुछ है नहीं यार बच्चे, सिंपल सिंपल बातें याद रख लो। टाइम टेकन कितना है बच्चे, टाइम तो इसने पूरे सर 45 आवर्स ही लिया है, और टाइम रेट कितना है हमें नहीं पता सर टाइम रेट कितना है, लेकिन इसको 81 रुपीज मिलते हैं 45 आवर के लिए, ठीक है। तो बच्चे टाइम रेट तो हमारा यही था, कोई इसमें वो नहीं है, 81 रुपीज तो हमें मिलने थे, याद आ गया ना 81 वाली बात। प्लस में 50% किसका, टाइम सेव का। अब मुझे टाइम सेव तो नहीं पता, और टाइम रेट कितना है बच्चे, 81 डिवाइड बाई 45। टाइम रेट तो मेरा ये है, लेकिन टाइम सेव तो नहीं है मेरे पास बच्चे। तो टाइम सेव कैसे निकालेंगे सर, आपने टाइम सेव किया है, कैसे किया है, देखो टाइम सेव कितना हुआ अभी निकाल लेते हैं सर। टाइम सेव कितना हुआ, देखो आपको यूनिट कितनी प्रोड्यूस करनी थी, 150, आपने प्रोड्यूस कितनी कर ली, 200, एक्स्ट्रा यूनिट कितनी प्रोड्यूस की, 50। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स। तो इसका मतलब आपने टोटल कितनी टाइम सेव किया, 15 इंटू 18, 900 मिनट्स।
और अगर मैं आवर्स की बात करूं तो डिवाइड बाय 60, आपने कितना टाइम सेव किया? 15 आवर्स। समझ में आई बच्चे बात? आपको 200 आपने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, ये है आपकी एक्चुअल, ये आपकी थी स्टैंडर्ड। आपने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की? 50। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम आपको दिया गया? 18 मिनट्स। तो टोटल आपने कितने टाइम सेव किए? सेविंग कितनी की? आपने 900 मिनट्स की सेविंग की। और 900 मिनट्स को अगर मैं आवर में कन्वर्ट कर दूं तो बच्चे आपने 15 आवर्स की सेविंग की। तो मैं यहाँ 15 लिख दूं? हाँ जी लिख दो सर। अब बता दो, अब कैलकुलेशन करना है तो क्या मुश्किल है इसमें? 15 इंटू 81 डिवाइड बाई 45 इंटू 50% प्लस में 81, तो ये आ गया बच्चे 94.5 रुपीज अंडर होलजे प्लान। होलजे बोनस प्लान में आपको 94.50 पैसा की पेमेंट होगी। अब बच्चे इसको समझ लो, देख लो, उतारना है उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, देखो ठीक है, और अपने हाथ से दोबारा जरूर करके देखना। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। चलो आगे आइए। हाँ जी, उसके बाद कहता है सर इसने एक रिक्वायरमेंट और भी थी क्वेश्चन की, कहता है जी रोवन के हिसाब से भी बता दो। मैंने कहा अभी लो, रोवन के हिसाब से भी आ जाओ। अब रोवन क्या कहता था बच्चे? रोवन का फॉर्मूला क्या था? रोवन कहता था टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। और ये हमारे पास कितना है बच्चे? 81 रुपीज, ये तो दिया हुआ है हमें। प्लस में ये कहता था सर आपने टाइम कितना सेव किया? हमने टाइम सेव किया सर कितना? 15 आवर्स। अभी कैलकुलेट किया था ना 15 आवर्स, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम कितना था? स्टैंडर्ड टाइम कितना था बच्चे? स्टैंडर्ड टाइम था कितना? 60। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? मेरे ख्याल से मैं फॉर्मूला लिख ही लूँ, वरना आप बच्चे ना कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं डिलीट करके एक बार फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन। ये बच्चे इंटरचेंज हो सकते हैं, टाइम टेकन अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम भी आप कर सकते हो, इनटू टाइम सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये इधर आ जाए या इधर जाए, इससे कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। इनटू टाइम रेट, ये बच्चे आपका फॉर्मूला है। तो बच्चे ये तो देखो, ये 81 तो हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा उसमें आंसर कितना आया था यार? आंसर में लिखना भूल गया, 94.5 था ना, 94.5। अब मुझे बताओ बच्चे, आपने टाइम टेकन कितना लिया? हम यहां से चलते हैं, टाइम रेट कितना है हमारा? टाइम रेट है सर हमारा 81 रुपीज मिलते हैं 45 आवर्स के लिए, ठीक है। अब मैंने टाइम लिया कितना बच्चे? टाइम तो मैंने 45 आवर्स ही लिए, क्योंकि मैंने तो पूरा टाइम काम किया ना। टाइम सेव कितना किया? टाइम सेव अभी तो बताया था सर, 15 आवर्स सेव किया। और स्टैंडर्ड टाइम कितना था सर? 60 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकाला बच्चे? 60 आवर्स मैंने कहा सर कि मैंने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब मुझे टाइम मिलना चाहिए था 3600 मिनट्स। इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए था 60 आवर्स, ठीक है। 60 आवर्स मिलने थे, मैंने वो 60 आवर्स का काम 45 आवर्स में कम करके दिखाया है, और इसके लिए मैंने 15 आवर्स सेव किए हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करके देख लो बच्चे कितना आएगा। ये आ जाएगा सर 15 अपॉन में 60 इंटू 45 इंटू 81 डिवाइड बाई 45 प्लस में 81। यह आएगा सर 101.25। बताओ मुश्किल है क्या इसमें कोई? आपको करना क्या है बच्चे? आपको ये चीज चेक करनी है कि कंसेप्ट क्या है, एग्जामिनर चाहता क्या आपसे। एग्जामिनर की चाहत को समझ जाओ यार, आपका बेड़ा पार हो जाना है। तो ये चाहता है कि टाइम सेव कितना किया। सर टाइम सेव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है बच्चे? स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम है कि आपने एक्चुअल आउटपुट की है, उसके लिए आपको कितना स्टैंडर्ड टाइम मिलना चाहिए था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बच्चे यही है और कुछ भी नहीं है। और आप इस चीज को अगर समझ गए हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर और मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं है बच्चे, बस यही पॉइंट होते हैं कि आपने जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 200 यूनिट्स, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना मिलेगा। तो बच्चे एक्चुअल प्रोडक्शन था 200 यूनिट्स, एक यूनिट के लिए मिलता है 18 मिनट्स, तो इसका मतलब आपको टाइम कितना मिलना चाहिए था? 60 आवर्स।
60 आवर्स का काम कितने टाइम में किया आपने? 45 आवर्स में। इट मीन्स आपने कितना टाइम सेव कर लिया? 15 आवर्स। तो बस बच्चे इसका निकाल के कैलकुलेशन करके दे दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं बच्चे, क्वेश्चन 16 हमने कर लिया। क्वेश्चन 17 आप सेल्फ करोगे, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन 18 भी आप सेल्फ करोगे। क्वेश्चन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, हाँ जी, क्वेश्चन 19 हाँ इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे क्वेश्चन हो रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 19 क्या कहता है बच्चे? इस क्वेश्चन को एक बार आप समझ लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन और भी हम करेंगे, वो क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। और हालांकि इतना मतलब मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बल्कि जो इसके बाद में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, हम आगे नहीं जाते। कहते हैं जी, मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 स्किल्ड वर्कर्स। 10 स्किल्ड वर्कर्स। मिस्टर ए इज एम्प्लॉइंग बाय वर्किंग 10 स्किल्ड वर्कर्स। लैपटॉप चार्ज लगा देता हूँ बच्चे, 1 मिनट में मेरा। हाँ जी, लग गया। Mr. A is working by employing 10 skilled workers. He is considering the introduction of some incentive scheme, either Holze or Rowan scheme of wage payment for increasing the labor productivity to cope with the increased demand for the product by 25%. He feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase in over the present earning of the worker. कहते हैं जी 20% इंक्रीज हो जाएगी एम्प्लॉयज की earnings. It could act as sufficient incentive for them to produce more and has accordingly given the assurance to the workers. इन्होंने assure किया है सर, लेबर्स को बुलाया, लेबरर्स को, और कहा देखो हम कुछ इंसेंटिव स्कीम लेके आ रहे हैं, आप अच्छा काम करो, आपकी अर्निंग्स 20% से इंक्रीज हो जाएगी। कहते हैं ठीक है। कहते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ एश्योरेंस द increase in productivity has been observed as revealed by the following figures for the current month. कहते हैं कुछ आपको डाटा दिया गया है, पहले डाटा पढ़िए। आर्ली रेट ऑफ वेज गारंटेड, कहते हैं 2 रुपीज तो आपको देंगे। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस। पहले सर क्या होता था, पहले आपको 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स का टाइम लगता था, ठीक है, और 2 रुपीज पर आवर आपकी पेमेंट है। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 25, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर है 8, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है सर? एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 1250 यूनिट्स। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर होल्जे एंड रोवन स्कीम। बताइए सर, मुश्किल है ये क्वेश्चन? बिल्कुल सर, बहुत आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए बच्चे क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन इसने क्या बताया 1250 यूनिट्स। अगर मैं बात करूं तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा 1250 यूनिट्स है तो मुझे इंटू 2 2500 आवर्स चाहिए था। अगर मैं स्टैंडर्ड आवर्स की बात करूं तो उसने बताया था ना कि 1 यूनिट के लिए आपको 2 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे? 2500। और लेकिन ड्यूरिंग द मंथ कितने आवर्स काम हुआ है? एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स आपको दिए हुए सर? नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो आपके पास 10 स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये 10 स्किल्ड वर्कर्स 25 डेज काम करते हैं। 25 डेज काम करते हैं बच्चे, और 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो कितने आवर्स ये पर मंथ काम करते होंगे? 10 इंटू 25 इंटू 8, ये 2000 आवर्स काम करते हैं बच्चे आपके पास। लेकिन 1250 यूनिट्स दैट इज
1250 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम से कम 2500 आवर्स चाहिए थे, लेकिन हमारे वर्कर्स तो 2000 आवर्स ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब सेविंग कितनी हुई सर? इसका मतलब सेविंग हो गई है 500 आवर्स के लिए। सेविंग हो गई सर 500 आवर्स के लिए आपकी। इतनी बात समझ में आती है? अब आपसे पूछा कि होल्जे और रोवन की स्कीम में बता दो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चे? बताओ फटाफट से बताओ। हाँ जी बच्चे, होल्जे स्कीम में क्या होगा? होल्जे स्कीम क्या कहती है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस में 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। फॉर्मूले लिख लिख के क्वेश्चन किया करो बच्चे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम रेट आपका कितना है सर? टाइम टेकन कितना है? सबसे पहले ये बताइए, आपके वर्कर्स ने कितना टाइम लिया है? मैं टोटल की बात करूं? कोई बात नहीं, टोटल की कर लेते हैं। अगर मैं टोटल की बात करूं या फिर एक की बात करूं, बताइए कैसे करें? एक एक के करें? चलो एक एक का कर लेते हैं। आपका एक वर्कर कितने दिन काम करता है? यहां पे लिख लो टाइम टेकन। चलो मैं सोल्व करके दिखाता हूं। एक वर्कर आपका 25 डेज काम करेगा और 8 आवर्स काम करेगा, तो उसके मंथली आवर्स कितने होंगे बच्चे? 200। ठीक है, और टाइम रेट कितना है? 2 रुपीज है। अब उसने काम तो किया है 200। मैं पर वर्कर की अगर बात करूं, एक वर्कर आपका 25 डेज 8 आवर्स पर डे काम कर रहा है, तो उसने एक मंथ में 200 आवर्स काम किया और 2 रुपीज हम उसको पर आवर्स की पेमेंट कर रहे हैं। ये तो हम उसे देंगे प्लस में 50% ऑफ। अब बात आती है टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, तो 2 रुपये सर। टाइम सेव कितना किया उसने? आप कैसे पता लगाओगे कि कितना टाइम सेव किया इसने? देखो आपका टोटल टाइम सेव कितना था? 500 आवर्स, और वर्कर कितने थे? 100। तो इसका मतलब एक वर्कर ने 50 आवर्स का टाइम सेव किया ना बच्चे, तो इनटू 50। आती है बात समझ में? भाई आपका टोटल टाइम सेव है सर 500 आवर्स, आपके पास टोटल 10 वर्कर्स हैं, इसका मतलब 50 आवर्स पर वर्कर पर मंथ आपकी सेविंग हुई है। आप इसको टोटल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाद में इसको डिवाइड कर लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप टोटल करोगे तो कैसे करोगे? टोटल करोगे तो बिल्कुल सिंपल है। टोटल टाइम टेकन कितना था? सभी एम्प्लॉइज ने कितना टाइम लिया? 2000 आवर्स इंटू 2, 50% ऑफ टाइम कितना सेव हुआ था बच्चे? 500 आवर्स। बस इतना ही तो करना था। तो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी बच्चे? 4000। तो ये आ जाएगी प्लस में 1000 का 50% 500। अरे भाई क्या दिक्कत आ गई? 1000 का 50% कितना बच्चे? 500। तो इसका मतलब 500 ये हो गया। तो टोटल सैलरी कितनी हुई? 4500। क्वेश्चन ने आपसे क्या डिमांड किया? क्वेश्चन की डिमांड और देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे कहता है सर, कहां गया क्वेश्चन भाई? ये रहा। कहता है कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग आपने कैलकुलेट करनी है बच्चे, तो कर दो कैलकुलेट। कौन सी उसमें आफत है? तो इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी बच्चे? 4500 आपकी अर्निंग है सभी एम्प्लॉइज की पूरे मंथ के लिए। तो अगर आप एक एम्प्लॉय की निकालोगे तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे, एक दिन की निकालोगे तो डिवाइड बाय 25 कर दोगे, और एक आर के निकालोगे तो डिवाइड बाय 8 कर दोगे। समझ में आ रहा है? ये मैं क्या किया? मैंने डिवाइड कर दिया बच्चे नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स से। ठीक है, इफेक्टिव आवर्स कितने थे आपके? 2000। तो आपकी पेमेंट कितनी आ जाएगी सर? 4500 डिवाइड बाय 2000, ये आएगी सर 2.25। ठीक है, 2.25 आ जाती है सर ये किसमें? होल्जे में। रोवन में कितनी आएगी सर? रोवन में भी देख लेते हैं अभी। रोवन क्या कहता है? रोवन कहता है सर
टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन कितना था 2000, टाइम रेट कितना है 2 रुपीज, ये तो फिक्स हो गया। प्लस में टाइम सेव्ड 500, टाइम अलाउड कितना था 2500 था, स्टैंडर्ड टाइम हमारा 2500 था, इनटू टाइम टेकन 2000 इनटू रेट 2, बस कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा 54800। तो ये टोटल कितना हो गया 4800। और इफेक्टिव आवर्स कितने बच्चे आपके 2000, तो रेट कितना आ जाएगा 4800 डिवाइड बाय 2000, तो इफेक्टिव रेट आएगा सर 2.4। ठीक है 2.40 आपका रेट आ गया। अब देखो और क्या पूछना चाहते हैं, बस यही था 2.25 और 2.4 ये आ गया। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। अब मुझे एक बात बताओ, पहले एक यूनिट के लिए इन साहब को 2 रुपए 2 आवर्स की पेमेंट करनी पड़ रही थी एक यूनिट के लिए, और 2 रुपीज का टाइम पेमेंट दे रहे थे आप, तो इसका मतलब आप 4 रुपीज की पेमेंट कर रहे थे। और अब कितना दे रहे हो, अब आप दे रहे हो सर, अगर मैं रोवन की बात करूं तो रोवन ने अभी हमने कैलकुलेट किया कितना रुपए दिया है 3.6 नहीं 3.6 नहीं कुछ और दिया था, 2.40 की पेमेंट की है सर। $2.40 की पेमेंट की है इसने, इफेक्टिव आर्ली पेमेंट है इसकी। समझ में आ रही है बात? चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। तो यहां आ जाइए सर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस आपसे पूछ रहा है कि कितनी सेविंग होगी, कैसे निकालोगे। मैं एक बार इनके आंसर लिख लूं बच्चे, मैंने आंसर नहीं लिखे यार, बाद में भूल जाता हूं, मैं अपडेट कर दूंगा। 2.25 डिवाइड बाय 2.4, मैं अपनी फाइल अपडेट कर दूंगा ना बच्चे इन आंसर से, तो ये आंसर आप भी नोट कर लेना। उसके बाद क्या है बच्चे, हम बात कर रहे थे सेविंग कैसे होगी। सेविंग करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो सेविंग किस चीज की होनी है, सेविंग आपके आवर्स की सेविंग हुई है। अगर मैं कहूं सर आपके 500 आवर्स की सेविंग हुई है, अगर मैं एक्चुअल की बात करूं, एक्चुअल कितने आवर्स आपके लगे हैं 2000, ठीक है, और 2000 आवर्स के लिए आपने पेमेंट कितनी की है। अगर मैं होलजे की बात करूं तो होलजे में आपने दिए थे सर 4500 की पेमेंट, और अगर मैं रोवन की बात करूं तो रोवन में आपने पेमेंट दी है सर 4800 की। अगर आप 2500 पूरा टाइम काम करवाते तो आप कितनी पेमेंट करते बच्चे, आप 5000 की पेमेंट करते, आप 5000 की पेमेंट करते ना। तो आपकी सेविंग कितनी हुई है, यहां आपकी 500 रुपीज की सेविंग हुई है या आपकी 200 रुपीज की सेविंग हुई है, ठीक है ना। आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की थी, आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की थी, आपने यूनिट प्रोड्यूस की थी सर ड्यूरिंग द मंथ, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की थी आपने यूनिट प्रोड्यूस की थी 1250। यूनिट प्रोड्यूस किया आपने 1250 और 1250। इसका मतलब पर यूनिट अगर मैं आपकी सेविंग की कैलकुलेशन करूं तो 550 सेविंग कितनी आई है बच्चे, सेविंग आएगी आपकी 0.4, और यहां पर कितनी आ जाएगी 200 डिवाइड बाय 0.16। तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई है, आपकी इफेक्टिव कॉस्ट जो आपकी पहले 4 रुपए आती थी, यहां पर कितनी आई है 3.6, क्योंकि कितनी सेव कर लिया आपने। और यहां पर कितनी आएगी बच्चे 4 माइनस 0.16, तो ये आ जाएगी आपकी 3.84। तो ये आपकी बच्चे इफेक्टिव कॉस्ट है, ये इफेक्टिव कॉस्ट इन सेविंग नहीं है बच्चे, शायद यहाँ पे आंसर गलत है मेरे ख्याल से। क्या लिख रखा था इन्होंने, कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए, सेविंग्स है सर 0.4 और 0.16। ये जो है ना सेविंग्स होल्जे, इन्होंने ये बताया कि ये इफेक्टिव कॉस्ट है बच्चे इनकी, जो होल्जे और रोवन स्कीम में जो इफेक्टिव कॉस्ट आ रही है वो चीज है ये। सेविंग्स तो आपकी 0.4 और 0.16 है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा एक मतलब
अपने कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है, ये इफेक्टिव कॉस्ट है। सेविंग तो आपकी 0.4 और 0.16 ही है। उसके बाद बच्चे एक और बात है, एडवाइज मिस्टर ए अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल हिज एश्योरेंस। बच्चे एश्योरेंस क्या दिया था, एश्योरेंस दिया था कि एम्प्लॉय आपकी जो अर्निंग्स है वो 20% बढ़ जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, पहले एक यूनिट के लिए इनको कितने रुपए मिलते थे पर आर, कितने पेमेंट मिलती थी, 2 रुपीज। अब अगर प्रोमिस की बात करें तो 2 प्लस में 20%, मतलब ये 2.4 मिनिमम होना चाहिए। होलजे में तो नहीं हो रहा सर, लेकिन रोवन में हो रहा है। तो एज पर रोवन इंसेंटिव स्कीम मिस्टर ए को पेमेंट करनी चाहिए, तभी उसका एश्योरेंस कंप्लीट पूरा हो पाएगा। तो आप ये चीज अपने हैंड से लिख लेना कहीं। क्वेश्चन 19 एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, एग्जाम में इस तरह के थोड़ा सा पजल करने वाले, थोड़ा सा वेट करने वाले क्वेश्चंस कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे। सीए इंटर 1993 का क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं बच्चे, कोस्ट अकाउंटिंग में ओल्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप कई बार, मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100% ओल्ड ही पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के पुराने क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आइए सर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 20। अब क्वेश्चन 20 के लिए मैं लिखूंगा सर, क्या लिखूं मैं इसके लिए, इसके लिए मैं लिखूंगा कि ये इंपॉर्टेंट रेज टू द पावर 1000 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मतलब ये तो ठीक है इस सोर्स से है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी पूछा है अपने एग्जाम में। जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी अपने एग्जाम में, अपने जो कोस्ट अकाउंटिंग के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। CWA ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, CA ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, CS ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीनों ही आपकी जो प्रोफेशनल बॉडीज है उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन अपना रूप बदल बदल के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। इन्होंने नहीं लिख रखा कि ये क्वेश्चन कब आया है। ये क्वेश्चन बच्चे CA, CS, CWA और आई थिंक CMA में भी ये आया होगा क्वेश्चन। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की फुल्की चेंजेस के साथ ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, और आपको आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन दोबारा डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि बच्चे आसान क्वेश्चन नहीं है। आसान क्या है, मतलब अगर आप एक प्लेन रीडिंग करते हो, प्लेन रीडिंग मतलब समझते हो कि फॉर्मूला याद किया या फिर स्टडी मैट से क्वेश्चन किए, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बच्चे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, और अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को।